अस्सलाम वालेकुम जी। फाइनली वी आर ऑन दैट स्टेज कि हम नॉर्मलाइजेशन की जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं उनको देख सकें। नॉर्मलाइजेशन के लिए हमें जो पहले पार्ट चाहिए थे कि आपकी फंक्शन डिपेंडेंसीज एटलीस्ट ठीक होनी चाहिए, वैलिड होनी चाहिए, इनवैलिड नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा क्या चीज़ थी? इसके अलावा था जी आपके पास वंस आपको पता लग गया कि आपकी फंक्शन डिपेंडेंसीज ठीक हैं तो आपने क्या करना है, कैंडिडेट कीज़ निकालनी है और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने उसमें से एक प्राइमरी की सेलेक्ट करनी है और बाकी सब क्या हो जाएंगी, आपकी सेकेंडरी कीज़ हो जाएंगी। ठीक है। उसके बाद अब हम आ जाते हैं नॉर्मल फॉर्म से। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म। इसके बाद वाली नॉर्मल फॉर्म्स भी होती हैं, लेकिन अगर आप थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक एक अपने डेटाबेस को जो कि आपको गड़बड़ कोई करके दे रहा हो या ठीक ना चल रहा हो उस तक ले आते हैं ना, तो इसका मतलब आप एटलीस्ट आपने एक चीज़ मेक श्योर कर ली है कि आप जो रिक्वायरमेंट से या डायग्राम और उसे स्कीमा बनाते हैं वो ऑलरेडी 3NF में होता है। तो कम से कम आपने वो प्रॉब्लम सॉल्व करके आप कम से कम इस लेवल तक आ गए हैं कि वो अब 3NF में है। मतलब जो आपने स्कीमा के थ्रू आना था आप वहाँ तक पहुँच चुके हैं। हाँ, आप उसे बहुत बेहतर, उससे भी बेहतर बना सकते हैं। जो होती है BCNF भी होती है, 4NF होती है, 5NF होती है। वील सी के हम इनको कवर करते हैं कि नहीं करते, बट 3NF इज़ लाइक मोर देन इनफ। ठीक है जी। अब सबसे पहले आ जाते हैं हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। अच्छा, ये चलते भी इसी तरतीब में, आपने पहले फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर सेकंड में और फिर थर्ड में, फिर उसके बाद जो है ना वो एंड सो ऑन। ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट आ जाते हैं हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है, उसके कुछ रूल्स हैं कि आपका एक रिलेशन जो है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में तब होगा जब उस टेबल में जो है कोई मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट नहीं होगा। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट कौन सा था? मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट ये था कि हम कहते हैं कि लेट्स सपोज हम यूजर को कह देते हैं कि अपना एड्रेस दे दो, 1 दे दो, 2 दे दो, 3 दे दो, जितने तुम्हारा दिल करता है उतने मेरे पास जो है ना सेव करा दो। आप साथ में ये कहते हैं कि आपके पास टेबल में जो है ना कोई ऐसा एट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए जिसमें बार बार नल वैल्यूज आती जा रही है। मतलब आप एक अपने डेटाबेस में यानी अपने पास अपनी स्टोरेज में, मेमोरी में एक जगह डेडिकेट कर रहे हैं टेबल की और आप कह रहे हैं इसमें डेटा आएगा और उसमें डेटा आने की बजाय सिर्फ नल ही नल पड़ा हुआ है, तो वो भी एक बैड डिज़ाइन में आता है। और आप साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, जब आपको पता है कि आपको नाम की ज़रूरत नहीं है, आपको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को अलग-अलग इस्तेमाल करना पड़ेगा। कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट ऐसे ही होता था, नहीं नाम है और उसके कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट्स कौन से हैं, वो लास्ट नेम और फर्स्ट नेम। ठीक है। तो आप कहेंगे कि फिर नाम को रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट को रखने की जरूरत नहीं है अगर आपको उसके डिफरेंट पार्ट्स ही चाहिए। और ये आपने ER लेवल के ऊपर यानी एंटिटी रिलेशनशिप लेवल के ऊपर पहले से डिफाइन कर दिया कि आपको ये चीज़ जो है ना वो अलग-अलग चाहिए फॉर योर फर्दर यूज़। ठीक हो गया जी। अब इन रूल्स को फॉलो करने के लिए आपके पास डिफरेंट सोल्यूशंस आ जाते हैं। पहला सोल्यूशन है मल्टी वैलिड एट्रीब्यूट के लिए। मल्टी वैलिड एट्रीब्यूट फॉर एग्जांपल ये है कि यहाँ पे लेट्स सपोज हम कहते हैं कि आपने डेटा रखा हुआ है, किस किस का, रोल नंबर रखा हुआ है, एक स्टूडेंट का, उसका नाम रखा हुआ है और जो कोर्सेज वो पढ़ता जाता है आप यहाँ पे सेव करते जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले सेमेस्टर में उसने 5 पढ़े तो आपने कॉमा सेपरेटेड 5 कोर्सेज रख दिए। अगली बार उसने और 5 पढ़े तो आपने कॉमा सेपरेटेड 5 कोर्सेज रख लिए, यानी कि ये मल्टी वैलिड एट्रीब्यूट हो गया, इसमें एक से ज़्यादा वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं। अच्छा, डेटाबेस का एक रूल है कि आप एक सेल में यानी कि एक कॉलम के एक रो यानी जो एक सेल बनता है उसमें एक से ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं रख सकते। कॉमा सेपरेटेड, स्पेस सेपरेटेड, वट एवर, लेकिन आप एक से ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं रख सकते। तो ये जो डिज़ाइन है ये ख़राब है और ये नॉर्मल फॉर्म, ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में भी नहीं है, ये 0NF में है इस वक्त। ठीक है। तो उसके लिए 2 ऑप्शन हैं। एक तो ये है कि आप जितनी दफ़ा आप ये कोर्सेज पढ़ते जाएँ, आप रोज़ को रिपीट करते जाएँ और ऐसे करते हैं। फॉर एग्जांपल, उस्मान का नाम जो है 2 दफ़ा लिख दें, अगली बार वो और 5 कोर्सेज पढ़ेगा तो और 5 दफ़ा लिख दीजिएगा, अगली दफ़ा वो और 5 कोर्सेज पढ़ेगा तो और 5 दफ़ा लिख दीजिएगा। इसी तरह आलिया है, इसी तरह दानिश है आपके पास, इनके साथ भी आप यही वाला काम कर लें। ठीक है। लेट्स सपोज, ठीक है। अब इसमें मसला क्या है? इसमें मसला ये है कि अगर आप नई रोज़ ऐड करते हैं हर नए उसके साथ, तो देखें एक स्टूडेंट ने एक यूनिवर्सिटी में जब वो पढ़ा तो उसने 40 कोर्सेज पढ़ने होते हैं। 40 कोर्सेज का मतलब है कि 40 रोज़। अब यहाँ पे तो सिर्फ मैंने नाम के साथ रोल नंबर लिखा है क्योंकि मैंने आपको एग्जांपल बतानी थी, पर जो एक स्टूडेंट होता है उसका सिर्फ रोल नंबर सेव नहीं किया जाता, उसका सिर्फ नाम सेव नहीं किया जाता, बल्कि उसका फिर एड्रेस सेव किया जाता है, उसकी फादर की इन्फॉर्मेशन सेव की जाती है या गार्डियन की इन्फॉर्मेशन सेव की जाती है, उसका एड्रेस सेव किया जाता है, उसका फ़ोन नंबर सेव किया जाता है, उसका GPA सेव किया जाता है। तो क्या आप इन सारी इन्फॉर्मेशन को बार बार जो है ना वो करेंगे, रिपीट करेंगे?
और अगर आप कह रहे हैं कि हाँ भाई अब अगर 40 कोर्सेज पढ़ रहा है तो 40 दफ़ा हम रिपीट कर देंगे, इसका मतलब ये है कि आप रेपिटेशन कर रहे हैं, और अगर आप रेपिटेशन कर रहे हैं तो वही दोबारा से लंबी स्टोरी। रेपिटेशन का मतलब क्या है, शुरू में हमने ये वाली कहानी डाली भी थी। रेपिटेशन का मतलब है कि डेटा बार बार आ रहा है, डेटा बार बार आ रहा है, इसका मतलब ये है कि इनकन्सिस्टेंसी आ सकती है जब आपने कोई चेंजेस करने हो, और उसकी वजह से क्या हो सकता है, डेटा आपका यूजलेस हो सकता है अगर उसमें किसी किस्म की इनकन्सिस्टेंसी आती है तो ये वाली चीज़ तो हमारे पास कारआमद नहीं हुई। दूसरा सोल्यूशन ये है कि नए कॉलम्स ऐड कर लें। जब जैसे ही आपके पास एक स्टूडेंट आता है, आपको पता है उसने टोटल कितने कोर्सेज पढ़ने हैं, 5 अगर पढ़ने हैं उसने एक सेमेस्टर में, तो 8 टोटल सेमेस्टर है, मतलब 40 कोर्सेज पढ़ने हैं। तो आप उस नाम और रोल नंबर के साथ क्या करें, आप कोर्स 1, कोर्स 2, कोर्स 3 करके कोर्स 40 तक ले जाएं। अब इससे क्या होगा कि हर सेमेस्टर में जैसे जैसे वो 5 कोर्सेज पढ़ता जाएगा, आप उस तरह से फिल करते जाएंगे डेटा। लेकिन हमने ये देखा था कि इससे नल वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, और हमने पहली बात की है कि फर्स्ट एनएफ का ये रूल है कि आपके पास कोई ऐसा एट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए जिसमें फ्रीक्वेंट नल वैल्यूज़ होंगी। ठीक है, पहले 5 कोर्सेज तो भर गए, और अगली 4 महीने बाद या 6 महीने बाद जो था, डिपेंडिंग के सेमेस्टर आपका कब शुरू होता है, आपके 5 तो भरते गए एट्रीब्यूट्स जो है ना, भरते गए, कॉलम्स भरते गए। लेकिन इमेजिन के एक जो आखिरी वाले 5 हैं वो हर स्टूडेंट के कॉलम्स कब फिल होंगे, जब आप 3.5 साल के बाद, यानी 7 सेमेस्टर गुजारने के बाद 8वें सेमेस्टर में जाएंगे। तो 3.5 साल तक वो आपके पास आपने एक स्टोरेज ऑक्यूपाई की हुई है, और आपके पास उसमें वैल्यूज रखने के लिए नहीं है, क्योंकि वो नल आ रही है। तो नल वैल्यू ज़्यादा आपके टेबल में नहीं होनी चाहिए, इससे आपको बचना चाहिए। तो ये 2 सोल्यूशंस तो ठीक नहीं हैं। तो तीसरा जो सोल्यूशन निकलता है वो यही निकलता है कि आप क्या करें, आप एक नया टेबल बना लें। एक नया टेबल बना लें किस चीज़ का, कि आपके पास वो एट्रीब्यूट जो कि मल्टी वैल्यू था उसको ले जाएं एक नए टेबल में, और उसके साथ किसको ले जाएं, उसके साथ उस वैल्यू को ले जाएं जो कि उसे रिप्रेजेंट कर रहा था, यानी कि जो कि इस टेबल की बेसिकली प्राइमरी की था। मतलब फॉर एग्जांपल आपने रोल नंबर ले जाएं और उसके अगेंस्ट उसके कोर्सेज ले जाएं, ऐसे कि रोल नंबर 1 ने LT और ITC पढ़ा, और अगली दफ़ा वो और कोर्सेज पढ़ेगा तो और आ जाएगा, 2 से और आ जाएगा, 3 से और आ जाएगा। और इस टेबल में आपने क्या किया कि इसमें आपने वो बना दी, आपकी जो प्राइमरी की थी वो कॉम्पोजिट प्राइमरी की बना ली, जो रोल नंबर और कोर्स दोनों मिला के करे थे। तो अगर आपके पास डेटा रिपीट भी हो रहा है, रोल नंबर बार बार आ भी रहा है, तो चूंकि रोल नंबर इसकी प्राइमरी की नहीं है इसलिए फ़र्क नहीं पड़ा, रोल नंबर और कोर्स दोनों मिलके बन रहे हैं। अच्छा जी, अब यही वाला काम तो हम इधर भी कर रहे थे। अब इस वाले काम में जहाँ पे हम बार बार डेटा लिख रहे थे, और इसमें क्या फ़र्क है, इसमें फ़र्क ये है कि इसके बाद इस टेबल की रोल नंबर जो थी वो प्राइमरी की ना रहती, कोर्स को साथ लेना पड़ता। और आप ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैंडिडेट की क्या है, रोल नंबर और कोर्स किसकी, जिसमें सारे स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है। प्लस इसका एक और मसला ये था कि इसमें सिर्फ रोल नंबर रिपीट नहीं हो रहा था, इसमें स्टूडेंट की सारी इन्फॉर्मेशन हो रही थी। खाली नाम से बस फील नहीं हो रहा, लेकिन लेट्स सपोज ऐसी 8 और फील्ड्स हों जो कि बार बार रिपीट हो रही हो, तो तब पता लगेगा। तो हमने क्या किया, हमने स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन को अलहदा कर दिया, और वो कौन कौन से कोर्सेज पढ़ेगा उसकी इन्फॉर्मेशन को क्या किया, अलहदा कर दिया। और इससे हमारे पास फ्रीक्वेंट वैल्यूज़ भी नहीं आई। और आखिर में हमारे पास क्या था कि आपके पास कोई कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट भी जो है वो नहीं होना चाहिए। मतलब आप टेबल में नेम, एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ ना लिखें। नेम जो कि आपके पास, आपको पता है कि कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट है, आपको उसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलहदा चाहिए, तो आप नेम की जगह क्या यूज़ करते हैं, आप फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यूज़ कर लेते हैं। एंड आफ्टर दीज अप्लाइंग दीज रूल्स और सोल्यूशन ऑफ दीज रूल्स, आपके पास क्या आ गया, सिस्टम एक फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आ गया। जब आपके पास एक चीज़ फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है, तभी आप उसे सेकंड नॉर्मल फॉर्म में जो है ना वो चेंज कर सकते हैं, क्योंकि सेकंड नॉर्मल फॉर्म का सबसे पहला रूल यही है कि आपका टेबल ऑलरेडी किस में होना चाहिए, 1NF में होना चाहिए। ठीक है जी। अब पहला रूल तो यही है कि वो फर्स्ट NF में आ जाए, और दूसरा रूल क्या है कि आपके सारे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स जो हैं वो फुली फंक्शनल डिपेंडेंट होने चाहिए ऑन कैंडिडेट की। इसका क्या मतलब होता है, पहले हम देख लेते हैं कि प्राइम और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट होते कौन से हैं। सो लेट्स सपोज ये हमारा एक टेबल है जिसमें हमारे पास स्टूडेंट का रोल नंबर पड़ा हुआ है, और स्टूडेंट का, और जो है ना स्टूडेंट का नाम पड़ा हुआ है। इसके साथ साथ जो है ना कोर्स कोड पड़ा हुआ है, कोर्स का नाम पता हुआ है, उस कोर्स में स्टूडेंट के कितने मार्क्स आए ये इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है। ठीक है, अब आपने क्या किया, इसकी डिपेंडेंसीज देख ली कि अगर आपके पास स्टूडेंट का रोल नंबर हो तो आप नाम निकाल सकते हैं, अगर आपके पास कोर्स कोड हो तो आप नाम निकाल सकते हैं कोर्स का, और अगर आपके पास रोल नंबर और कोर्स कोड दोनों हो तो उस कोर्स में स्टूडेंट का जो स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं या जो ग्रेड है वो आप बता सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम कॉम्पोजिट की निकालें तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे क्या बनेगा, अब ऐसे देख लेते हैं, रोल नंबर और कोर्स कोड आ गया हमारे पास लेफ्ट साइड पे, और बाकी सब कुछ हमारे पास राइट साइड पे आ गया। मिडिल में कुछ नहीं आएगा क्योंकि कोई भी ऐसा एट्रीब्यूट नहीं है जो दोनों तरफ आ रहा हो। अच्छा जी, अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, नेक्स्ट चीज़ ये है कि आपने रोल नंबर का क्लोजर लेके देखने, तो रोल नंबर से रोल नंबर आता है और स्टूडेंट नेम आता है।
कोर्स कोड का क्लोजर लेके देख लें तो कोर्स कोड से कोर्स कोड आता है और कोर्स नेम आता है। कोर्स कोड और रोल नंबर दोनों का क्लोजर लें तो उससे आपके पास रोल नंबर, कोर्स कोड, कोर्स नेम, कोर्स स्टूडेंट नेम और साथ ही साथ जो है ना आपके पास मार्क्स भी आ जाते हैं, यानी सब कुछ आ जाता है। इसका मतलब ये है कि यही एक कैंडिडेट की है और जो आपके पास क्या है, 2 एट्रीब्यूट से मिलकर बन रही है। अब प्राइम एट्रीब्यूट्स किसे कहते हैं? प्राइम एट्रीब्यूट्स कहते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, प्राइम एट्रीब्यूट कहते हैं विच इज पार्ट ऑफ एनी कैंडिडेट की। अभी इसमें तो एक ही कैंडिडेट की है, लेकिन अगर एक से ज्यादा होती तो उसमें जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं ना वो सारे प्राइम एट्रीब्यूट्स बन जाते हैं। प्राइमरी से ही शायद निकले। और इस केस में कौन सा है? रोल नंबर और कोर्स कोड। और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स कौन से हैं? मार्क्स, स्टूडेंट नेम और सी नेम, जो कि किसी भी कैंडिडेट की का पार्ट नहीं है। अब आपने क्या करना है, आपने यही देखना है कि आपके पास जो ये हैं नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं वो फुली फंक्शनली डिपेंडेंट हैं या पार्शियल डिपेंडेंट है। उसका क्या मतलब है? नाम किस पे डिपेंडेंट है? नाम डिपेंडेंट है सिर्फ कोर्स का नाम डिपेंडेंट है सिर्फ कोर्स कोड पे, जबकि इस टेबल की तो कैंडिडेट की रोल नंबर और कोर्स कोड दोनों हैं। इसका मतलब क्या है कि नाम जो है वो एक कैंडिडेट की के पार्शियल वाले पार्ट पे जो है वो डिपेंडेंट है, कोर्स का नाम। इसी तरह से स्टूडेंट का नाम भी जो है वो पार्शियल की पे डिपेंडेंट है, ठीक है। मार्क्स जो है वो दोनों पे डिपेंडेंट है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये पूरा टेबल क्या क्लेम कर रहा है, ये पूरा रिलेशन क्लेम कर रहा है कि आपको जो भी वैल्यू चाहिए ना आप बस रोल नंबर और कोर्स कोड बता दो, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ आपको आपकी ये डिपेंडेंसी क्या क्लेम करी है? ये डिपेंडेंसी क्लेम करी है कि स्टूडेंट का नाम पता करने के लिए आपको सिर्फ रोल नंबर की जरूरत है और कोर्स का नाम पता करने के लिए आपको सिर्फ कोर्स कोड की जरूरत है, ठीक है। इमेजिन आप अपने कोई कुछ पता करने जाएं, अपनी यूनिवर्सिटी से कोई इन्फॉर्मेशन लेने जाएं कि मेरा एड्रेस चेंज हुआ या नहीं हुआ, तो वो आपसे कहें कि अपना नाम बता दो और किसी कोर्स का कोड बता दो। भाई उसकी क्या ज़रूरत है? उसकी इसलिए ज़रूरत है क्योंकि ये टेबल इसकी प्राइमरी की है। हालांकि डिपेंडेंसी तो ये कहती है कि अगर आपको कोई भी स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके लिए सिर्फ आपको रोल नंबर बताने की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स फुली फंक्शनल डिपेंडेंट नहीं है किसके ऊपर? कैंडिडेट की के ऊपर। अच्छा, अब ये मसला भी कब आएगा? सिर्फ तब आएगा जब आपके पास कॉम्पोजिट या कैंडिडेट जो कैंडिडेट की है या प्राइमरी की है वो कॉम्पोजिट प्राइमरी की हो या कॉम्पोजिट कैंडिडेट की, इसे कैंडिडेट की ही कहते हैं, ठीक है। ये सिर्फ उसमें मसला आएगा। ये तब मसला नहीं आएगा आपको जब उसका एक ही एट्रीब्यूट होगा। जब एक ही एट्रीब्यूट होगा तो उसी के ऊपर डिपेंडेंट होगा ना। अब मसला ये है जब एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट होंगे तो हो सकता है कि उसके किसी सिर्फ एक पार्ट पे आप डिपेंडेंट हो, ठीक हो गया। अब इसको आप कैसे ख़त्म कर सकते हो? इसको आप ये ख़त्म कर सकते हो कि आप इन डिपेंडेंसीज़ को आपने ख़त्म नहीं करना, इनको आपने लूज़ नहीं करना। बस आपने क्या करना है, इन डिपेंडेंसीज़ के हिसाब से एक नया टेबल बना लेना है। अगर कोर्स नेम सिर्फ आपको कोर्स कोड से पता लगेगा या कोर्स की इन्फॉर्मेशन सिर्फ कोर्स से पता लगनी है और उसके लिए आपको रोल नंबर की ज़रूरत नहीं है तो आप एक अलग टेबल बना लें। अगर स्टूडेंट की सारी इन्फॉर्मेशन आपको सिर्फ उसके रोल नंबर से पता लगेगी और इस टेबल की कैंडिडेट की रोल नंबर और कोर्स कोड है तो आप स्टूडेंट का एक अलग से टेबल बना दें और जो इन्फॉर्मेशन आपको दोनों से पता लगनी है उसे लेदर रहने दें, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने स्टूडेंट का रोल नंबर और स्टूडेंट का नाम निकाल के लेदर टेबल ले लिया और ये वाली जो फंक्शनल डिपेंडेंसी थी वो यहाँ पे मूव हो गई, यहाँ पे आ गई। और जब ये फंक्शनल डिपेंडेंसी यहाँ पे आ गई है तो अब ये क्या है, इस वाले टेबल में प्राइम एट्रीब्यूट कौन सा है? रोल नंबर। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या है? सारे, स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट का एड्रेस, स्टूडेंट का फ़ोन नंबर, सब। और ये सब नॉन एट्रीब्यूट किस पे डिपेंडेंट है? फुल कैंडिडेट की पे, यानी फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी है किसके ऊपर? उनकी कैंडिडेट की के ऊपर। क्यों? क्योंकि अब एट्रीब्यूट ही एक रह गया, अब सारे उसी एक एट्रीब्यूट पे क्या है? डिपेंडेंट है। इसी तरह से मैंने इस वाली डिपेंडेंसी को भी क्या किया था, उस टेबल से निकाल के अलहदा से उसके लिए टेबल बना दिया था जहाँ पे मैं क्या ले गई थी? कोर्स कोड और कोर्स नेम, यानी वो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट मैंने वहाँ से निकाला और वो जिस पे से डिपेंडेंट है मैंने उसको अलहदा रख लिया। और एक मैंने कोर्स के नाम से, स्टूडेंट के नाम से एक रिलेशन बना लिया, कोर्स के नाम से बना दिया और ये फंक्शन डिपेंडेंसी वहाँ पे मेंटेन करवा दी। और अब आपका ये नॉन प्राइम एट्रीब्यूट जो है वो फुली फंक्शनल डिपेंडेंट है किसके ऊपर? कैंडिडेट की के ऊपर। बेसिकली आपके पास जो है वो चूँकि है ही प्राइमरी की या कैंडिडेट की जो एक ही एट्रीब्यूट है तो वो उसी के ऊपर है। अब यहाँ पे क्या रह गया? मार्क्स रह गए हैं और यहाँ पे क्या आपके पास कॉम्पोजिट प्राइमरी की है, लेकिन मार्क्स जो हैं वो फुली फंक्शनल डिपेंडेंट है किसके ऊपर? कॉम्पोजिट प्राइमरी की के ऊपर या कैंडिडेट की के ऊपर। क्योंकि एक ही है ना इसलिए मैं बार बार बता रही हूँ क्योंकि इसकी कैंडिडेट की एक ही है। मार्क्स के लिए आपको दोनों वैल्यूज की जरूरत है, लेकिन बाकी आपको मार्क्स के लिए दोनों वैल्यू की जरूरत है और वही दो वैल्यूज मिलकर क्या बना रही है इस टेबल की। और इसको मैंने क्या कहा, इसको मैंने लेट्स सपोज कह दिया ग्रेड, कोर्स ग्रेड। इसका नाम मैंने रख दिया, पहले सब कुछ इकट्ठा पड़ा हुआ था, अब मैंने स्टूडेंट का एक अलग से टेबल बना दिया, मैंने कोर्स का एक कोर्स इन्फॉर्मेशन का अलग से टेबल बना दिया और कोर्स ग्रेड का अलग से बना लिया जिसमें उसको स्टूडेंट का रोल नंबर है, उसका कोर्स कोड है और साथ में उसके मार्क्स हैं। और इस तरह से क्या हुआ, अब ये जो ये वाली सिचुएशन है ये आपकी 2NF में है।
ठीक है, कि कोई भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट जो है वो पार्शियल डिपेंडेंट नहीं है कैंडिडेट की के ऊपर, फुल डिपेंडेंट है। और फिर वही वाली बात है कि ये मसला सिर्फ उन्हीं टेबल्स में आता है या उन्हीं रिलेशंस में होता है जिसमें कॉम्पोजिट कैंडिडेट की या प्राइमरी की होती है। जिसमें एक ही एट्रीब्यूट होगा तो वो पूरा उसी के ऊपर डिपेंडेंट होगा, उसमें आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जांपल ये जो आपने चीज़ बना ली है ना, इसमें आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि स्टूडेंट का नाम जो है वो रोल नंबर के ऊपर ही डिपेंडेंट होगा और एक ही तो एट्रीब्यूट है इस टेबल के अंदर। थर्ड नॉर्मल फॉर्म के लिए ज़रूरी क्या है कि आपका टेबल ऑलरेडी किस में हो, 2NF में हो। और दूसरी चीज़ ये है कि ट्रांजिटिविटी नहीं होनी चाहिए, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटर्मिन ना करो। फॉर एग्जांपल कि आप कह रहे हैं कि ए जो है ना वो प्राइमरी की है और ए से आप बी निकाल सकते हैं और बी से आप सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। आपके पास एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है सी, जिसको निकालने के लिए आपको एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट ही चाहिए, मतलब विच इज़ नॉट ऑल्सो द पार्ट ऑफ कैंडिडेट की, आपको वही वाली चीज़ चाहिए। ठीक है, ये अपना ही एक रिलेशन दरमियान में बना के बैठे हुए हैं, जबकि आप तो ये क्लेम कर रहे थे कि आप ए से सारा कुछ निकाल सकते हैं। अब आप ए से सारा कुछ नहीं निकाल सकते, आप ए से पहले बी की वैल्यू निकालेंगे फिर आप सी की वैल्यू निकालेंगे इस टेबल के अंदर। ये वाला काम नहीं होना चाहिए, आपको ट्रांजिटिविटी रिमूव करनी होगी। फॉर एग्जांपल जैसे ये है कि रिलेशनशिप क्या है, रोल नंबर से आप जो है ना स्टूडेंट का नाम निकाल सकते हैं, डिपार्टमेंट नंबर निकाल सकते हैं और फिर डिपार्टमेंट नंबर से आप डिपार्टमेंट नेम निकाल सकते हैं। अब एक तरफ आप कह रहे हैं कि आपको जो भी वैल्यू चाहिए ना उसके लिए स्टूडेंट रोल नंबर बता दो, ठीक है, और दूसरी तरफ आप क्या कह रहे हैं कि डिपार्टमेंट का ना मुझे डिपार्टमेंट का नाम पता करना है। तो अब आप क्या करते हैं, स्टूडेंट रोल नंबर के कॉरेस्पॉन्डिंग जाके देखते हैं कि उसका डिपार्टमेंट नंबर कौन सा है और फिर उस डिपार्टमेंट से जो है ना डिपार्टमेंट का नाम निकाल रहे हैं। आपको अगर वैसे डिपार्टमेंट का नाम निकालना हो तो आपने अकेला आपने कहीं स्टोर ही नहीं किया हुआ। अब डिपार्टमेंट नेम को निकालने के लिए आपको इस तरह से आना पड़ेगा इस टेबल के अंदर। तो अब आप क्या करेंगे, आप इस डिपेंडेंसी को ख़त्म करते हैं कि अगर कोई नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हो उसकी तरफ एरो आ भी रहा हो और उससे एरो निकल भी रहा हो, इसका मतलब क्या है, ये वाली चीज़ जब बन रही हो ना, इसका मतलब है कि आपके पास क्या आ रही है, ट्रांजिटिविटी आ रही है। और उसको ब्रेक कैसे करते हैं कि आप इस वाली चीज़ को, ये वाले रिलेशनशिप, वही वाली बात है कि फंक्शनल डिपेंडेंसी को ख़त्म नहीं करना, उसको हमने संभाल के रखना है। उसे क्या करना है, दूसरे टेबल में शिफ्ट कर दिया। और दूसरे टेबल में क्या हुआ कि जब ये वाली चीज़ निकल के दूसरे टेबल में चली गई तो डिपार्टमेंट नंबर और डी नेम निकल के दूसरे टेबल में चले गए। और पीछे क्या बचा इस टेबल में, इस टेबल में बचा रोल नंबर और जो है ना वो स्टूडेंट का नाम और साथ में डिपार्टमेंट नंबर भी इधर ही रहा। डिपार्टमेंट नंबर इधर ही रहा क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन रोल नंबर जो है उससे डिपार्टमेंट नंबर को डिटर्मिन कर रहा है। और डी नेम के साथ, यानी कि जो ट्रांजिटिविटी थी कि नॉन प्राइम को नॉन प्राइम कर रहा था, उसके साथ हम डिपार्टमेंट नंबर इसलिए निकाल के लेके गए क्योंकि इसी चीज़ से तो हमने डिटर्मिन करना था। अब जो नया टेबल बना इसको मैंने स्टूडेंट का नाम दे दिया, इसको मैंने डिपार्टमेंट का नाम दे दिया और इसमें क्या पड़े हुए हैं, सारे डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है। और साथ ही साथ इसका मैंने जो था ना इस टेबल में आके क्या बन गया, ये एक प्राइम एट्रीब्यूट बन गया। और अब इस टेबल में भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को प्राइम एट्रीब्यूट डिटर्मिन कर रहा है और इस टेबल में भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को प्राइम एट्रीब्यूट जो है वो डिटर्मिन कर रहा है। और यहाँ तक आके क्या हुआ, आपका जो रिलेशन है वो इस वक्त किस में है, वो इस वक्त थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है।